लोकतंत्र का महापर्व आ गया है। दावों और वादों की झूठी बातें शुरू हो गई है। 2024 के तैयारी के लिए राजनीति नए सफर पर है। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों के सफरनामा के इस सफर में आज हम हजारीबाग लोकसभा सीट की राजनीति के बारे में जानेंगे। हम विस्तार से बात करेंगे कि हजारीबाग लोकसभा सीट का अब तक का सफर कैसा रहा है, इस सीट पर कितनी बार वोटिंग हुई है और किस पार्टी ने कितनी बार जीत हासिल की है। पर आपको एक बात सबसे पहले बताते चले कि पिछले 35 वर्षों में भाजपा ने कांग्रेस को एक बार भी झारखंड के हजारीबाग लोकसभा सीट पर टिकने नहीं दिया है। वर्ष 1989 के बाद कांग्रेस लोकसभा सीट को एक बार भी जीत नहीं पाई है। हजारीबाग लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बरही, बड़कागांव, मांडू, रामगढ़ और हजारीबाग है। वर्तमान में बरही से कांग्रेस के उमाशंकर अकेला, मांडू से भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए जेपी पटेल, बड़कागांव से कांग्रेस की अंबा प्रसाद और रामगढ़ से आजसू की सुनीता चौधरी और हजारीबाग से भाजपा के मनीष जायसवाल है। हजारीबाग लोकसभा सीट झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण सीटों में शामिल है। यहां भाजपा ने आजादी के बाद कड़ी मेहनत कर अपना गढ़ तैयार किया है। इस गढ़ को उजाड़ने के लिए कांग्रेस ने स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाया है, जयप्रकाश भाई पटेल। मांडू विधानसभा से भाजपा के ही विधायक थे। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यह लोकसभा सीट जीतना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले 35 वर्षों में भाजपा ने कांग्रेस को कहीं भी टिकने नहीं दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव हजारीबाग के लिए इसलिए खास है क्योंकि पहली बार 3 प्रत्याशी जो 2019 का विधानसभा चुनाव लड़े हैं और आज लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भी चुन लिए गए हैं। इन तीनों प्रत्याशियों में से 2019 के विधानसभा चुनाव में 2 प्रत्याशी की जीत होती है और 1 प्रत्याशी की हार होती है। हम जो 3 प्रत्याशी की बात कर रहे हैं वह तीनों अलग अलग पार्टी से आते हैं। हालांकि एक प्रत्याशी पहले बीजेपी में था, पर टिकट लेने के लिए दल बदलकर भाजपा छोड़ कांग्रेस में आ गया है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वह मांडू विधायक जेपी पटेल है, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हैं। इसके बाद आते हैं मनीष जायसवाल। यह भी हजारीबाग के वर्तमान विधायक हैं और यह भी पहली बार हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद जयराम महतो की पार्टी JLKM से है संजय मेहता। यह भी आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़े थे, हालांकि उनकी हार हो जाती है। इन सब पर हमने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम जिस हजारीबाग लोकसभा के इतिहास की बात करने वाले हैं उस पर आते हैं। और इस वीडियो में हम आपको यह भी बतलाएंगे कि बीते 10 सालों में यहाँ के निवर्तमान सांसद जयंत सिन्हा ने कौन कौन से बड़े कार्य किए हैं और उनकी क्या उपलब्धियां रही है। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वर्ष 1989 के बाद कांग्रेस इस लोकसभा सीट को एक बार भी जीत नहीं पाई है। वर्ष 2019 का चुनाव तो ऐसा रहा कि कांग्रेस को 4.78 लाख वोट से शिकस्त खानी पड़ी। इस चुनाव में 67.4% वोटर ने भाजपा को वोट डाला था। सभी 5 विधानसभा बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू और हजारीबाग में भाजपा ने अपनी बढ़त बना रखी थी। किसी भी विधानसभा में कांग्रेस लीड नहीं ले पाई थी। इतनी बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए इंडिया गठबंधन की रणनीति अभी तक भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। 19,04,116 मतदाताओं के हाथों में बीजेपी इंडिया गठबंधन और JLKM पार्टी के उम्मीदवार का भविष्य छुपा हुआ है। जनता के दिलों में कौन राज्य करेगा यह तो मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन उससे पहले जोड़ तोड़कर जातिगत समीकरण बैठाने की राजनीति भी चल रही है। एक अनुमान के अनुसार हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी करीबन 15%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 12%, अल्पसंख्यक 18%, जबकि कुर्मी महतो करीबन 15% है और यादव 4%। और इसी सामाजिक समीकरण से जेपी भाई पटेल में कांग्रेस ने उम्मीद पाली है, क्योंकि इन 50 वर्षों में कांग्रेस ने जिन जिन सियासी सुरमाओं को मैदान में उतारा है उन सारे सियासी सुरमाओं के पास कोई व्यापक सामाजिक आधार नहीं था। बहुत हद तक कांग्रेस इस बार वह कमी पूरा करती दिख रही है। निश्चित रूप से जेपी पटेल के चेहरे के साथ 15% कुर्मी महतो मतदाता, 18% अल्पसंख्यक और 4% यादव और 12% आदिवासी यानी 49% आधार मतों के साथ अपनी लड़ाई की शुरुआत कर सकती है।
इसके बाद की लड़ाई अनुसूचित जाति और दूसरे पिछड़ी जातियों की गोलबंदी कर तैयार की जा सकती है। और वहीं हजारीबाग को भाजपा का गढ़ माना जाता है। हजारीबाग में आज तक सबसे ज्यादा 7 बार भाजपा की जीत हुई है और माना जा रहा है कि इस बार भी भाजपा के लिए सेफ सीट है। मनीष जायसवाल को हजारीबाग की ओबीसी वोटरों का साथ मिल सकता है, साथ ही उन्हें मोदी के नाम पर भी वोट मिलेगा। और मनीष जायसवाल रामनवमी में डीजे ना बजने पर कुर्ता फाड़कर विरोध जताया था। कुर्ता फाड़ने का फायदा मनीष जायसवाल को इस लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। अगर देखें तो राम भक्त बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि मनीष जायसवाल हिंदुओं के पूजा पाठ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वैसे तो मनीष जायसवाल वैसी जाति से आते हैं, पर वैसी वोटरों की संख्या कुशवाहा वोटरों की संख्या के मुकाबले आधी है। यह जाति फैक्टर मनीष जायसवाल के लिए उलझने पैदा कर सकता है, लेकिन देखना होगा कि मनीष जायसवाल इस फैक्टर को कैसे सुलझाते हैं, या फिर बीजेपी जैसे मास्टरमाइंड कार्ड खेलती है। मोदी के कार्यों और मोदी के फेस वैल्यू का उपयोग करना भाजपा बखूबी जानती है। शायद अन्य विधानसभा क्षेत्रों में मनीष जायसवाल इसी आधार पर चुनाव लड़ सकती है। और वहीं जयराम महतो की पार्टी से संजय मेहता मैदान में हैं। उनको भी आशा है कि कुर्मी महतो के वोट के साथ संपूर्ण युवा का वोट मिलेगा। जितने भी विस्थापित एरिया हैं उनका वोट मिलेगा, जो बेरोजगार हैं उनका वोट मिलेगा, और साथ ही साथ जयराम की फेस वैल्यू के साथ जो बचे हुए लोग हैं उनका भी वोट मिल जाएगा। क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि संजय मेहता बीजेपी के मास्टर प्लान पर चल रही है, क्योंकि अपने जनसंपर्क अभियान में जयराम के बारे में लोगों को बतलाना, बाहरी भीतरी का मुद्दा उठाना, मुआवजा दिलाना, रोजगार की बातें करना, विस्थापन नीति ना होना और जयराम की लहर का फायदा उठाना, इसी समीकरण से वह भी आगे आए हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन तीनों पार्टी के प्रत्याशियों में एक कॉमन बात जरूर है कि तीनों दल बदलू हैं और इसमें से 2 प्रत्याशियों को राजनीति विरासत में मिली है। अब हम बात करेंगे हजारीबाग लोकसभा के शुरुआती दौर की। इस संसदीय सीट पर सबसे पहले 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें हजारीबाग क्षेत्र के पहले सांसद के रूप में राम नारायण सिंह का नाम शामिल हुआ था। वह छोटा नागपुर संथाल परगना जाति पार्टी से चुनाव जीते थे। राम नारायण सिंह ने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार झानी राम को हराया था। राम नारायण सिंह को कुल 57% वोट मिले थे। हजारीबाग लोकसभा सीट में दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ था। 1957 के चुनाव में एक बार फिर छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और इस बार हजारीबाग को पहली महिला सांसद मिली। छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी से ललिता राज लक्ष्मी ने जीत दर्ज की। ललिता राज लक्ष्मी को 78,000 वोट मिले थे, जिसके बाद 1962 से 1967 तक हजारीबाग में स्वतंत्र उम्मीदवार बसंत नारायण सिंह लगातार 2 बार जीते। उसके बाद 1968 में मोहन सिंह ओबरॉय झारखंड पार्टी से सांसद बने थे। दरअसल 1968 में मोहन सिंह हजारीबाग लोकसभा के उपचुनाव में जीतकर सांसद बने थे। बताया जाता है कि ओबरॉय रामगढ़ राज के काफी करीबी थे और उनके कहने पर ही उन्होंने हजारीबाग सीट से उपचुनाव लड़ा था। 1968 में हजारीबाग में उपचुनाव की वजह थी तत्कालीन सांसद डॉक्टर बसंत नारायण बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। इस वजह से उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और मोहनलाल ओबरॉय राजा रामगढ़ के आग्रह पर चुनाव लड़कर सांसद पहुंचा था। इसके बाद 1971 में हजारीबाग लोकसभा सीट में कांग्रेस का खाता खुला और कांग्रेस से दामोदर पांडे यहां से सांसद बने। लेकिन 1977 में इस सीट पर बसंत नारायण की वापसी होती है और 1977 और 1980 में जनता पार्टी से बसंत नारायण सिंह यहां से सांसद चुने गए। 1984 में हजारीबाग में कांग्रेस एक बार फिर जीत का परचम लहराती है और कांग्रेस से दामोदर पांडे सांसद चुने जाते हैं। साल 1989 हजारीबाग की राजनीति के लिए खास रहा, क्योंकि यहीं से भाजपा की खाता खुलने की शुरुआत हुई थी। 1989 में हजारीबाग सीट से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी को कुल 42.8% वोट मिले, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 34.8% और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11.3% वोट मिले। 1991 में एक बार फिर हजारीबाग लोकसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना झंडा लहराया और एक बार फिर भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सांसद बने। वहीं 1996 में भाजपा ने हजारीबाग में वापसी की और भारतीय जनता पार्टी के महावीर लाल विश्वकर्मा जीते। 1998 और 1999 में भाजपा ने हजारीबाग सीट पर अपनी पैठ बनाई रखी। 1998 और 1999 में भाजपा से यशवंत सिन्हा सांसद बने।
इसी बीच 2004 में भाजपा की जीत का क्रम टूट गया और 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बार फिर से वापसी की और भुवनेश्वर प्रसाद मेहता दिल्ली पहुंचे। 2009 के लोकसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा ने अपनी हार का बदला लिया और हजारीबाग में भाजपा की वापसी कराई। इसके बाद लगातार 2 टर्म यानी 2014 और 2019 में भाजपा की जीत का सिलसिला जारी रहा और इन दोनों लोकसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा ने जीत हासिल की। लेकिन इस बार भाजपा हजारीबाग से सदर विधायक मनीष जायसवाल पर दांव खेला है और उन्हें लोकसभा का टिकट दिया है। लेकिन भाजपा ने जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को टिकट क्यों दिया, इसके पीछे अनुमानित वजहों की बात करें तो मनीष जायसवाल विधायक के रूप में हजारीबाग की जनता के आवाज को सदन में उठाते रहते हैं और हजारीबाग की जनता के बीच लोकप्रियता भी हासिल की है। और दूसरा कारण रहा है कि जयंत सिन्हा के 10 सालों के कार्यकाल लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी महक भाजपा को लग चुकी थी। यह भी बड़ी वजह हो सकती है उनकी टिकट कटने का और साथ ही साथ उनके पिता यशवंत सिन्हा भी कहीं ना कहीं उनके टिकट कटने का वजह बने हैं। हजारीबाग जिला में रामनवमी जुलूस बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। विश्व भर में यह रामनवमी बेहद प्रसिद्ध है। मनीष जायसवाल ने सदन में हेमंत सोरेन के फैसले रामनवमी जुलूस बैन के खिलाफ कुर्ता फाड़ प्रदर्शन किया था और जुलूस में डीजे की अनुमति की मांग की थी। मनीष जायसवाल की छवि एक प्रमुख हिंदूवादी नेता की बन गई है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि हजारीबाग में मुस्लिम वोटर 18% है। 2011 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी का वोट काउंट 3,71,131 है, जो जिले में सबसे ज्यादा वोट होल्ड करते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर एससी वोटर है, जिनका वोट परसेंटेज 15.3% है और यहां एसटी वोटर 12.8% है। इसके बाद हम जानेंगे जयंत सिन्हा के 10 साल के कार्यों में कौन कौन से कार्य हुए और कौन कौन से कार्य अधूरे हैं और इस लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अधीन सभी 5 विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग सदर, बरही, बड़कागांव, मांडू और रामगढ़ की भौगोलिक बनावट और आधारभूत संरचना के हिसाब से मुद्दे अलग अलग हैं। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में अधिकांश प्रखंड कृषि प्रधान है, लेकिन कृषि पेशे को गति देने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ है। बरही विधानसभा में पड़ने वाला बक्सा डैम, चौपारण स्थित चैथी गांव का नहर निर्माण अधूरा है। बड़कागांव में उद्धव सिंचाई योजना अधूरी है। हहारो नदी में निर्माण कार्य बंद है। केरेडारी में घाघरा डैम नहर निर्माण कार्य आज भी अधूरा है। कोनार नहर सिंचाई परियोजना, टाटी झरिया प्रखंड बौधा डैम में नहर निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। रामगढ़ विधानसभा में भैरव जलाशय से अधूरा नहर निर्माण समेत कई सिंचाई परियोजना आज भी मुद्दा है। युवाओं को रोजगार देने वाले कल कारखाने लगाने, निजी क्षेत्र के कंपनी में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, कोयला खनन क्षेत्र में विस्थापन, पुनर्वास व रोजगार अहम मुद्दा है। वर्षों से इन मुद्दों को लेकर आवाज उठती रही है। वर्षों से यह चुनावी मुद्दा है। बड़कागांव, मांडू और रामगढ़ के कोयला खनन क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत कामगारों को हाई पावर कमेटी से अनुशासित वेतन नहीं मिल रहा है। सीसीएल और अन्य कोल खनन कंपनी द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद नौकरी और रियायतों को सही मुआवजा नहीं मिलने का मामला भी मुद्दा बना हुआ है। सांसद जयंत सिन्हा ने दावा किया है कि 10 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश संसदीय क्षेत्र में हुआ है। यह झारखंड में सबसे ज्यादा है। 15 बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिसमें कोडरमा हजारीबाग रेल लाइन पूरा होते ही वंदे भारत एक्सप्रेस इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन हजारीबाग से चल रही है। 750 करोड़ की लागत से हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बना। 750 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में 500 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल बन रहा है। 20,000 करोड़ के निवेश से 4,000 मेगावाट का PVUNL थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। यहाँ 6,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अक्षय पात्र योजना कार्यालय की बड़ी उपलब्धि है। इसके तहत हजारीबाग में 30 करोड़ और रामगढ़ में 28 करोड़ की लागत से 2 बड़े रसोई घर बनने हैं। 1.5 लाख बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक खाना उपलब्ध होगा। 5,000 करोड़ का राष्ट्रीय राजमार्ग का काम हुआ है। हजारीबाग बरही बाईपास रामगढ़ से चूटू पालू फ्लाईओवर बना। भारतमाला परियोजना के तहत हजारीबाग बनारस कोलकाता सड़क बन रही है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आधुनिक संसाधनों के उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए 100 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। हजारीबाग शहर के घर घर में गैस पाइपलाइन देने की योजना अंतिम चरण में है। कोणार्क पेयजल योजना के तहत 200 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर कोणार्क डैम से पानी घरों तक पहुंचेगा। इसमें विष्णुगढ़,
टाटी झरिया दारू और शहर के 80,000 घरों में पानी पहुंचाना है, तो यह आपने देखा कि कौन कौन से कार्यों की आधारशिला जयंत सिन्हा ने रखी थी और इसमें से कितने कार्य संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो पाए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इन योजनाओं का आपको कितना लाभ मिला है यह भी हमें जरूर बताइएगा। जब इतनी बातें हो गई तब कुछ महिलाओं के बारे में भी जान लेते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में कौन महिला सांसद बनी थी? झारखंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम देखी जाती है। हजारीबाग लोकसभा सीट पर ललिता के बाद अब तक फिर से कोई भी महिला सांसद नहीं मिली है। इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि बड़कागांव कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को लोकसभा का टिकट मिल सकता है, लेकिन उनके यहां ईडी का रेड पड़ने और जेपी पटेल का पाला बदलने के बाद उनका टिकट कट गया। अब आने वाले चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ कौन बाजी मारता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हजारीबाग लोकसभा का चुनाव 5वें फेज यानी कि 20 मई 2024 को होने वाला है। अब आगे क्या होगा इसका पता चुनावी नतीजे के बाद ही पता चलेगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट में जरूर बताएं, और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।